गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो चर्चा का विषय रहेगा वह है वैयक्तिक विभिन्नताएं। वैयक्तिक विभिन्नताओं को वैयक्तिक विभिन्नता के बारे में, उसकी परिभाषाएं और वैयक्तिक विभिन्नता के विभिन्न प्रकारों के बारे में इससे पहले हमने जाना। आज के विषय के अंतर्गत हम पढ़ेंगे, जो कि हमने आपको बताया था कि वैयक्तिक विभिन्नताओं की जब इनकी बात की गई थी कि वैयक्तिक विभिन्नताएं क्या हैं, तो इसके जो प्रतिपादक हैं या फिर जिन्होंने इसके बारे में सर्वप्रथम बात की, उन्होंने इसके कुछ कारणों को भी बताया था कि क्या व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण हैं। तो इन कारणों को जानना भी हमारे लिए क्या है, आवश्यक है। तो इन कारणों को हम जानेंगे और शिक्षा के क्षेत्र में व्यक्तिगत विभिन्नताओं का क्या योगदान है, कैसे शिक्षक इसको अपने शिक्षा में प्रयोग करता है, क्या उसकी महत्वता है, इसको भी हम समझने का प्रयास करेंगे। तो सर्वप्रथम व्यक्तिगत विभिन्नता के कारणों की बात करते हैं। तो इसके कुछ जो प्रमुख कारण हैं उनको हमने यहाँ क्या किया है, आपको बताया है। तो आनुवांशिकता एक प्रमुख कारण है व्यक्तिगत विभिन्नता का। नॉर्मन मन की एक डेफिनेशन को लेते हुए हमने यहाँ पर समझाने का प्रयास किया है। नॉर्मन मन ने कहा था, हमारा सबका जीवन एक ही प्रकार आरंभ होता है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, उसका जो जन्म है वह क्या होता है, एक ही प्रकार से होता है। यानी कि सभी लोग क्या है, गर्भ धारण के समय से ही उनमें क्या होती है, धीमे धीमे विकास होना शुरू होता है। कुछ सेल्स के, ठीक है ना, कुछ सेल्स से एक हमारी जो शरीर है इसका क्या होता है, निर्माण होना शुरू होता है। लेकिन फिर इसका क्या कारण है कि जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो हम में अंतर होता जाता है। तो जन्म के समय कुछ सेल से मिलकर क्या होता है, हमारी बॉडी का निर्माण होना शुरू होता है। लेकिन जो सेल से हर किसी की बॉडी बन रही है, लेकिन उनमें धीमे धीमे क्या हो रहे हैं, अंतर आते जाते हैं। वो क्या है, वो रंग रूप से हो सकते हैं, वो मानसिक, वो अंतर हमने आपको बताया कि किस किस प्रकार के अंतर हो सकते हैं। तो बहुत सारे अंतरों की विभिन्नताओं के बारे में हमने बात करी। तो उन्होंने उन्होंने ये बोला कि फिर क्या कारण है, जैसे हम बड़े बड़े हो जाते हैं तो हम में अंतर होता जाता है। ये अंतर हमें क्या होता है, तो इसका उत्तर है कि हमारा वंशानुक्रम क्या होता है, भिन्न होता है। जो हमें वंशानुक्रम यानी कि जो हमें हेरिडिटी में मिलने वाले, वंशानुक्रम आनुवंशिकता हेरिडिटी एक ही शब्द है। तो आनुवंशिकता में मिलने वाले कुछ गुण जो हमें क्या करते हैं, एक दूसरे से भिन्न बनाते हैं। तो हमें पता है, हमें जीन्स के थ्रू क्या होते हैं, कुछ जो हमारी आनुवंशिक गुण हैं, यानी कि हमारे जो पेरेंट्स हैं या पेरेंट्स के भी पेरेंट्स, क्योंकि हमने आपको बताया कि जो हेरिडिटी है वो एक जनरेशन न होके 3-4 जनरेशन पीछे से भी हमें हमारे फोर फादर से हमें क्या होती हैं, वो हमको मिलते हैं। तो ये गुण क्या है, तो उन्होंने बोला इसका उत्तर यह है कि हमारा वंशानुक्रम भिन्न है। यानी कि जो भी हमारे पेरेंट्स हैं वो भी क्या है, एक दूसरे से भिन्न हैं, जिसके कारण हम क्या होते हैं, भिन्न दिखाई देते हैं। तो व्यक्तिगत भिन्नताओं के अनेक कारणों में से एक क्या है, आनुवांशिकता है। बहुत से मानव वैज्ञानिकों ने इसके जो आनुवंशिकता है, इसके प्रभाव को बहुत सारे लोगों ने क्या करा है, स्वीकारा है। इसमें से रूसो, पियर्सन और क्या है, गाल्टन प्रमुख है। इसी में से नॉर्मन एक है जिन्होंने ये डेफिनेशन हमें दी है। तो आनुवंशिकता भी क्या है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का कारण है। जो हमने बोला कि हमारे रंग और रूप में, क्योंकि जो रंग या फिर रूप ये है, ये कहीं ना कहीं हमें अपनी जो पेरेंट्स हैं या फिर ग्रैंड पेरेंट्स से हैं या उनके भी जो पेरेंट्स हैं, हम ये कह सकते हैं फोर फादर जो हमारे हैं, उनके कुछ ना कुछ गुण, जो कलर हमको क्या होते हैं, रंग रूप जो है हमें क्या होता है, आनुवंशिकता में यानी कि हेरिडिटी में मिलता है, जिसके कारण हम क्या होते हैं, एक दूसरे से भिन्न होते हैं। ठीक है ना। तो ये आपने देखा है कि हेरिडिटी में बहुत सारे, अगर जो पहले उनकी जनरेशन में किसी में कोई किसी प्रकार की डिजीज़ है, वो क्या होती है, आगे आने वाली जनरेशन में किसी में रिफ्लेक्ट हो सकती है। तो इस प्रकार की कुछ डिजीज़ हैं जो हेरिडिटी में भी क्या होती हैं, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्या होती हैं, ट्रांसफ़र होती हैं। तो इस कारण से अगर जो हमें कुछ ऐसी, बहुत सारे ऐसे गुण हैं, जो हमारी पर्सनालिटी है उसमें बहुत सारे ऐसे गुण हैं जो हमें क्या करते हैं, हमारी
हमारे पेरेंट्स से, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से हमें क्या होते हैं, मिलते हैं, जिनके कारण हम एक दूसरे पे, क्योंकि हर कोई ने अपनी जो पहले की जनरेशन है उससे कुछ गुणों को, कुछ क्वालिटीज़ को क्या करता है, लेता है, जिस कारण हम क्या करते हैं, एक दूसरे से भिन्न दिखाई देते हैं। तो आनुवंशिकता व्यक्तिगत विभिन्नता का एक क्या है, प्रमुख कारण है। तो आनुवंशिकता। दूसरा प्रमुख कारण है हमारा वातावरण। वातावरण को हमने पहले भी डिस्कस किया है कि वातावरण किस प्रकार से होते हैं। दो प्रकार के वातावरण होते हैं, सामाजिक वातावरण या फिर प्राकृतिक वातावरण। प्राकृतिक वातावरण हमें कैसे प्रभावित करता है कि किस प्रकार के प्राकृतिक वातावरण में आप रहते हो। अगर आप जहाँ पर शुद्ध हवा, शुद्ध जल, हमें खाने की अच्छी व्यवस्था जहाँ पर होगी, तो वहाँ पर क्या होता है, स्वास्थ्य अच्छा होगा। स्वास्थ्य अच्छा होगा तो शारीरिक विकास अच्छा होगा। शारीरिक विकास अच्छा होगा तो कहीं ना कहीं मानसिक विकास भी क्या होता है, अच्छा होता है। तो जिस कारण से हमें क्या होते हैं, अंतर दिखाई देते हैं। तो जो विभिन्नताएं आती हैं उनका कारण क्या होता है, कहीं ना कहीं वातावरण भी है। तो जो प्राकृतिक वातावरण है वो कहीं ना कहीं हमारे शारीरिक विकास को प्रभावित करता है। हमने यहाँ पर लिखा है कि जो प्राकृतिक वातावरण है वो शारीरिक विकास को कैसे, हमने आपको ये भी बताया कि अगर जो ठंडे प्रदेशों में रहने वाले लोग होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा परिश्रमी होते हैं, मेहनती होते हैं। इसी प्रकार गर्म जलवायु में रहने वाले, तो कहीं ना कहीं उनकी जो वातावरण है उसको, उनको क्या करता है, प्रभावित करता है। तो वह क्या करता है, उनकी क्षमताओं और उनकी कुशलताओं को भी क्या करता है, प्रभावित करता है। शारीरिक रूप से पहाड़ों में रहने वाले, हम कहते हैं मेहनती होते हैं, तो वो उनकी कार्य क्षमता को क्या करता है, बढ़ाता है, और उसी प्रकार उनकी कुशलताओं को भी क्या करता है, प्रभावित करता है। तो वातावरण भी कहीं ना कहीं, और इसी प्रकार से अगर हम सामाजिक वातावरण की बात करें तो सामाजिक वातावरण हमारे विचारों, हमारे ज्ञान क्षेत्र को, हमारे अभिवृत्तियों को, हमारे चरित्र को, हमारे व्यक्तित्व को क्या करता है, प्रभावित करता है। तो वातावरण का भी क्या है, बहुत बड़ा प्रभाव होता है किसमें, व्यक्तिगत विभिन्नताओं में। जो अंतर दिखाई देता है वो क्या होगा कि अगर सामाजिक वातावरण बच्चे का क्या होगा, बहुत अच्छा होगा, उसे उसके आसपास रहने वाले लोग क्या होंगे, अच्छे होंगे, तो उसके विचार, उसका ज्ञान क्षेत्र या फिर उसकी चरित्र जो है, उसका व्यक्तित्व क्या है, वो भी क्या होगा, अच्छा होता है। तो ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण कारक हैं किसके, व्यक्तिगत विभिन्नता के। तो आनुवंशिकता के कारण ये अंतर दिखाई देते हैं और वातावरण के कारण ये अंतर दिखाई देते हैं। इसी के साथ कुछ अन्य कारक जो हैं, जैसे कि जाति, प्रजाति व देश। तो इसमें तो कुछ कारण कि एक जाति विशेष के लोग या फिर एक अलग प्रजाति के लोग या फिर एक देश यानी कि एक स्थान विशेष में रहने वाले लोगों में भी क्या होता है, कुछ अंतर दिखाई देता है। देश यानी कि देश को जब हम कहते हैं तो स्थान विशेष से हो गया कि वहाँ की भौगोलिक स्थिति, वहाँ की जलवायु, क्योंकि आपने देखा है कि हम एक देश में रहने वाले लोगों को अंतर से, जो भारतीयों को आप अलग से पहचान पाते हैं, अमेरिकन है उनको आप अच्छे से पहचान पाते हैं, अफ्रीकन है तो उनको आप अलग से, अगर जापानीज़ है उनको आप पहचान पाते हैं, क्योंकि वो उनकी भौगोलिक जो क्षेत्र है वहाँ का, उनमें क्या होता है, रिफ्लेक्ट दिखाई देता है। तो इस कारण भी हमारे क्या होते हैं, किस भौगोलिक क्षेत्र में वो रह रहे हैं उसके कारण भी क्या होते हैं, कुछ अंतर आते हैं। इसी प्रकार प्रजाति, किसी एक विशेष प्रजाति के जो गुण हैं वो उनकी हेरिडिटी में, तो उनके साथ क्या होते हैं, ट्रांसफ़र होंगे ही। और कुछ जो उनकी प्रजाति विशेष में कुछ, अगर हम ये कह सकते हैं उनकी संस्कृति से रिलेटेड या फिर उनकी क्षमताओं से रिलेटेड कुछ अगर चीज़ का प्रभाव उन पर पड़ता है तो उससे भी क्या होते हैं, अंतर दिखाई देते हैं। तो जैसे यहाँ पे जाति का अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल दे दें किस प्रकार से अंतर होता है, अंतर विभिन्नताएं दिखाई देती हैं। तो जैसे कि हिंदू धर्म की हम बात करते हैं, इसके अंतर्गत हम ये मानते हैं कि जैसे ब्राह्मण लोग हैं वो क्या होते हैं, बहुत अध्ययनशील होते हैं। उसी प्रकार क्षत्रिय जो होते हैं वो क्या होते हैं, युद्ध प्रिय होते हैं। वो किसी भी कार्य को करने के लिए क्या रहते हैं, हमेशा आगे यानी कि तत्पर रहते हैं। और किसी भी अध्ययन से संबंधित, अगर हम जब वेद पुराण इनको बात करने की, पढ़ने की, इनके ज्ञान की बात करते हैं तो हम ब्राह्मण जाति का इनको क्या करते हैं, इनमें अध्ययन। तो व्यक्तिगत विभिन्नता जाति के आधार पर भी और देश के स्थान पर, किस स्थान पर वो रहते हैं इसके आधार पर भी क्या होता है, अंतर होता है। प्रजातियों में भी अंतर होता है। इसी प्रकार से आपने देखा होगा कि कुछ जनजाति क्षेत्रों में रहने वाले लोगों में कुछ उनकी वहाँ की संस्कृति या वहाँ के वातावरण के कारण वो उनमें कुछ अंतर हमको दिखाई दिए जाते हैं।
जैसे कि कुछ जनजातियों का ही हम एग्जाम्पल यहाँ पर ले सकते हैं कि कुछ जनजाति के लोग, उनमें कुछ अगर डर की भावनाएं होती हैं तो वो अपने आप को एक अलग तरीके से रहना पसंद करते हैं, यानी कि उनकी जो खान पान की तरीके होते हैं वो क्या होते हैं, वो एक अलग सा बना लेते हैं। तो इस कारण से हमें क्या होता है, कुछ जो जाति विशेष के लोग या कुछ विशेष प्रजाति के लोग क्या होते हैं, उनमें कुछ अंतर हमें दिखाई देते हैं। इसमें आप जनजाति क्षेत्रों का एग्जाम्पल ले सकते हैं कि वो लोग किस प्रकार से सामान्य से अलग रहते हैं। तो वो भी एक व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण होता है कि एक प्रजाति विशेष के जो लोगों के गुण हैं। इसी प्रकार से हमने इसमें यहाँ पर एग्जाम्पल दिया कि भौगोलिक क्षेत्र में रहने, देश में रहने वाले लोगों में भी क्या होता है, अंतर दिखाई देता है। तो जाति, प्रजाति और देश में अलग अलग स्थानों पर रहने अलग अलग जाति के लोगों में भी क्या होती हैं, कुछ व्यक्तिगत अंतर दिखाई देते हैं। इसी प्रकार से आयु इसका एक बहुत बड़ा कारण है। अंतर व्यक्तिगत विभिन्नताएं आपको कब दिखाई देंगी, आयु के साथ भी। जब छोटे बच्चे हैं तो उनका स्तर क्या है, वो कम चीज़ों को समझते हैं या उनको ज्ञान कम है या फिर वो परिपक्व नहीं है उस वक्त, तो उनका क्या होगा, उनमें क्या होंगे, अलग प्रकार की विभिन्नताएं दिखेंगी। और आयु के साथ जैसे जैसे हम क्या करते हैं, बढ़ते जाते हैं, तो हमारा मानसिक स्तर, हमारा संवेगात्मक स्तर, हमारा सामाजिक स्तर क्या होता है, बढ़ जाता है। जिस कारण हम क्या कहते हैं, हम आयु के आधार पर भी क्या करते हैं, अंतर देखते हैं। तो एक बालक में और एक परिपक्व व्यक्ति में क्या होगा, अंतर होगा। तो आयु भी यानी कि एज भी क्या है, एक व्यक्तिगत विभिन्नता का महत्वपूर्ण कारक है। इसी प्रकार से नेक्स्ट है बुद्धि। बुद्धि भी क्या है, इंटेलिजेंस यह माना जाता है कि हेरिडिटी का भी इसमें क्या होता है, प्रभाव पड़ता है। लेकिन कुछ कारणों से कभी कभी ये होता है कि ये भी नहीं है कि अगर हमें हमेशा बुद्धि क्या होती है, हेरिडिटी में मिलती है। हम उसको वातावरण से भी हमें क्या होता है, बुद्धि हमारी विकसित होती है। तो अगर आपको हेरिडिटी में अगर को मिली है तो अगर इसमें भी हम क्या होते हैं, भिन्नताएं देखते हैं। तो बुद्धि के आधार पर भी कोई बहुत ज़्यादा क्या है, इंटेलिजेंट है, कोई सामान्य इंटेलिजेंट है, कोई बिल्कुल भी अगर क्या है, बुद्धू है, उसको चीज़ें नहीं समझ आती हैं। तो इंटेलिजेंस के आधार पर भी क्या होती है, व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। तो बुद्धि हमारी दोनों प्रकार, अगर आपका सामाजिक वातावरण भी बहुत अच्छा है, यानी कि जहाँ से आप चीज़ें सीख रहे हैं, तो उसके आधार पर, यानी कि आप आर्थिक रूप से संपन्न हैं या फिर आपकी जो आर्थिक स्थिति है या फिर आपके पास अवसर बहुत, क्योंकि जब हमारी आर्थिक स्थिति सही होती है तो हमारे क्या होते हैं, हमारे पास अवसर अधिक होते हैं, संसाधन अधिक होते हैं, जिस कारण हम क्या करते हैं, जल्दी से चीज़ों को का सीख या समझ सकते हैं। यानी कि फिर या फिर सामाजिक वातावरण अच्छा है तो इससे भी हमारी क्या होती है, बुद्धि प्रभावित होती है। तो इससे क्या होगा कि अगर बुद्धि के आधार पर भी क्या होता है, हमें एक दूसरे में अंतर दिखाई देता है। तो आयु, बुद्धि और जाति, प्रजाति ये भी क्या है, व्यक्तिगत विभिन्नता का एक महत्वपूर्ण कारक है। इसी प्रकार से शिक्षा है ना, अगर बुद्धि हमको जन्मजात मिलती है तो शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिसके कारण बहुत बार क्या होता है कि हम बुद्धिमान बन जाते हैं। स्थितियाँ जन्मजात भी अगर आपको बुद्धि नहीं मिली है तो अगर आपने एजुकेशन, आपको शिक्षा बहुत अच्छी मिली है तो क्या होगा कि आप क्या हो सकते हैं, बुद्धिमान हो सकते हैं। अगर शिक्षा के अवसर अगर नहीं मिल पाते हैं तो हमारा वहाँ पर भी क्या होता है, जिस प्रकार आप देखते हैं कि एक अशिक्षित व्यक्ति अगर होता है और एक शिक्षित व्यक्ति, तो दोनों में क्या होता है, अंतर है। तो ये है व्यक्तिगत विभिन्नता। तो शिक्षा भी क्या करती है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को जन्म देती है, शिक्षा या फिर बुद्धि। इसी प्रकार से हमारा है आर्थिक दशा। हमने यहाँ पर आर्थिक दशा को हमने पहले भी डिस्कस करा कि आर्थिक दशा किस प्रकार से, क्योंकि अगर जो जैसे कि हम एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि पॉवर्टी, गरीबी जो होती है वो क्या है, एक बहुत बड़ी समस्या। क्यों कहीं ना कहीं वो एजुकेशन नहीं ले पाते हैं, उनको बहुत सारे अवसर उनके सामने नहीं होते हैं। तो आर्थिक संपन्नता जो है वो हमें क्या करती है, अनेक अवसर प्रदान करती है। तो गरीबी क्या करती है, अनेक दुर्गुणों का कारण बनती है, क्योंकि उनके सामने अपने सबसे पहले जो अगर हम बात करते हैं आवश्यकता जो है हमारी इंसान की, लिवलीहुड की, जीने की, सबसे पहले शिक्षा हमारा सेकेंडरी आता है कि हम एजुकेशन लें। उससे पहले अगर हमको क्या करना है, अपना जीवन जीना है, तो जीवन जीने के लिए हो सकता है अगर उनको अपनी वो जो बेसिक नीड्स होती हैं उनको अगर कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तो जिस कारण उनमें क्या होते हैं, बहुत सारे दुर्गुण पैदा होते हैं। अगर आर्थिक संपन्नता होती है तो वो अपनी बेसिक जो आवश्यकताएं हैं, बेसिक नीड्स हैं, उनको आसानी से फुलफिल कर पाते हैं और एजुकेशन लेने के क्षेत्र में वो क्या होंगे, बढ़ेंगे। एजुकेशन लेंगे तो ज़रूर उनमें क्या होगी, एक विभिन्नता
दिखाई देगी। तो आर्थिक दशा भी क्या है, हमारा एक महत्वपूर्ण कारण है किस चीज का, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का। तो ये सभी क्या है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के क्या है, कारण हैं जिनके कारण व्यक्तिगत विभिन्नताएं देखी जाती हैं। इसी प्रकार से लिंग, लिंग मीन्स यानी कि स्त्री और पुरुष, जो लिंग भेद है वह भी क्या है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का महत्वपूर्ण कारण है। बहुत बार यह देखा जाता है कि जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, आज हम वर्तमान में अगर हम बात करें तो हम कहीं ना कहीं जो लिंग भेद है इसकी बात नहीं करते हैं कि किसी प्रकार से इन दोनों में जो अवसर हैं इनमें क्या होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं एक क्या करता है, लिंग भेद एग्जिस्ट करता है। जो उनकी जो हम इसका प्रभाव, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा है कि बालिकाओं की शारीरिक बनावट और संवेगात्मक स्तर और कार्य क्षमता में अंतर पाया जाना। बालक और बालिकाओं की जो बनावट है शरीर में या फिर उनके संवेगात्मक स्तर, जो इमोशंस होते हैं वो उनमें, और उनकी कार्य क्षमता में, गर्ल्स एंड बॉयज़ की कार्य क्षमता में भी क्या होते हैं, अंतर पाया जाता है। तो लिंग के आधार पर भी क्या होता है, अंतर होता है, क्योंकि शारीरिक बनावट अलग है, संवेगात्मक स्तर भी गर्ल्स और बॉयज़ में क्या होता है, डिफरेंट देखा जाता है। इसी प्रकार से कार्य क्षमता, ठीक है ना, जैसे कि शारीरिक कार्य क्षमता जो होती है वो बॉयज़ में क्या होती है, अधिक देखी जाती है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें स्मृति के आधार पर, जो स्मृति यानी कि हमें कहते हैं मेमोराइज करने की जो शक्ति होती है, ये माना जाता है कि वो क्या होती है, बालिकाओं में अधिक देखी जाती है, यानी कि गर्ल्स में देखी जाती है। तो ये भी कहीं ना कहीं जो लिंग है उसके आधार पर भी क्या होते हैं, व्यक्तिगत भेद होते हैं। इसी प्रकार से और एक एग्जाम्पल दिया कि जो बालिकाएं होती हैं उनको भाषा या फिर जो छोटे छोटे स्किल्स रिलेटेड काम होते हैं, जैसे सुंदर हस्तलेख, या फिर जैसे कि हम बात करते हैं जो जैसे कि कढ़ाई बुनाई, इन चीज़ों का क्या होता है, एक अच्छा इनको क्या होता है, कौशल दिखाई देता है। स्मृति स्तर पर भी लड़कियां क्या होती हैं, बालकों से भी आगे होती हैं। और इसी प्रकार से बालकों में शारीरिक कार्य करने की क्षमता क्या होती है, अधिक होती है। गणित विज्ञान में जो बालक होते हैं वो क्या होते हैं, बालिकाओं से आगे होते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो लिंग है वो भी क्या करता है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को जन्म देता है। तो ये विभिन्न कारण हैं जिनके कारण हम क्या करते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताएं देखते हैं। तो इसमें हमने 8 प्रमुख कारणों को जाना, जिसमें पहले था आनुवंशिकता, दूसरा है वातावरण, फिर हमने पढ़ा जाति और प्रजाति की विभिन्न, एक जाति विशेष के लोग और एक प्रजाति विशेष के लोग, या फिर किसी जैसे जनजाति क्षेत्रों में रहने वाले लोगों में हम क्या करते हैं, अंतर देखते हैं। वहाँ की कुछ संस्कृति हो सकती है या वहाँ के परिवेश के कारण कुछ अंतर उनमें दिखाई देते हैं। आयु के आधार पर अंतर होता है, बुद्धि के आधार पर अंतर होता है, शिक्षा के स्तर के आधार पर अंतर होता है, शिक्षा किस प्रकार की शिक्षा उसे प्राप्त हुई उसके आधार पर अंतर होता है, लिंग के आधार पर अंतर होता है, आर्थिक स्थिति के आधार पर क्या होता है, अंतर होता है। हम अंतर इन सभी अंतरों को हम स्पष्टतः देख सकते हैं। अब आता है व्यक्तिगत विभिन्नता के शैक्षिक अनुप्रयोग, यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में हम व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार से क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझने का तात्पर्य है, वो शिक्षक के लिए क्या हो सकता है, एक कठिन कार्य हो सकता है कि हर बालक को उसकी क्षमताओं के आधार पर पढ़ाना या फिर उसकी योग्यताओं को देखते हुए उसका विकास करना। लेकिन कहीं ना कहीं अगर जब हम इन कार्यों को ध्यान, बालकों की योग्यताओं क्षमताओं को देख पाते हैं, उनके डिफरेंस को माप कर हम उनके डिफरेंस को आसानी से देख पाते हैं, तो उसके आधार पर अगर हम बालकों को ध्यान में रखते हुए अगर हम शिक्षण कार्य करते हैं तो यह क्या होता है, बहुत ही प्रभावी सिद्ध होता है शिक्षा के क्षेत्र में। तो व्यक्तिगत विभिन्नताएं शिक्षा के क्षेत्र में बालक की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। तो इम्पोर्टेंस, बालक को अगर जब हम इम्पोर्टेंस देते हैं तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं को हमें ध्यान रखना बहुत क्या हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है। बालक अपनी योग्यताओं और क्षमताओं, शारीरिक योग्यताओं के आधार पर विकास कर सकता है। यदि इन बातों को ध्यान में रखा जाता है तो क्या होता है, बालक क्या करेगा, अपनी योग्यता और अपनी क्षमताओं और शारीरिक योग्यताओं के आधार पर क्या कर सकता है, विकास कर सकता है। तो इसी को व्यक्तिगत विभिन्नताओं के महत्व को समझाते हुए स्किनर महोदय ने बताया था कि बालक प्रत्येक संभावित विकास का एक विशिष्ट काल होता है। बालक में
प्रत्येक संभावित विकास का एक विशिष्ट काल होता है। वो कहते हैं कि जैसे कि हमने बताया आपको कि जैसे फिजिकल डेवलपमेंट का एक टाइम है, या फिर मेंटल डेवलपमेंट का एक टाइम है, या फिर मॉरल डेवलपमेंट का एक टाइम है। तो वो भी यही कहते हैं कि बालक का प्रत्येक संभावित विकास का क्या है, एक स्तर है। हो सकता है कि वो किसी में आगे हो, पीछे हो, डिफरेंस हो सकता है। तो लेकिन उन्होंने बताया कि एक टाइम होता है, जो इंडिविजुअल डिफरेंस है उसके आधार पर उनका विकास का एक क्या होता है, विशिष्ट काल होता है। यह विशिष्ट काल प्रत्येक व्यक्ति की वैयक्तिक भिन्नता के अनुसार पृथक होता है। यानी कि वो हर बालक में क्या हो सकता है, आगे पीछे थोड़ा बहुत हो सकता है। तो उचित समय पर इस संभावना का विकास न करने से नष्ट हो जाता है। यदि हम उस समय पर उस चीज़ का डेवलपमेंट नहीं करते हैं तो वो क्या होता है, नष्ट हो जाता है। अगर उसका फिजिकल डेवलपमेंट टाइम पर सही से नहीं होता है तो उस फिजिकल डेवलपमेंट को हम क्या करते हैं, बाद में फिर डेवलप नहीं कर सकते। तो उसका एक स्पेसिफिक क्या है, टाइम पीरियड है जहाँ पर हम उसकी पहचान करके उसका विकास कर सकते हैं। इसलिए हमारी क्या है, वैयक्तिक विभिन्नताओं की पहचान करना हमारे लिए क्या हो जाता है, बहुत आवश्यक हो जाता है। वैयक्तिक विभिन्नताओं की अगर आप जानते हैं कि अगर सीखने की गति है तो उस बालक में जो विकास की अन्य चीज़ें हैं वो भी थोड़ा क्या होंगी, धीमे से होंगी। तो अगर वो बहुत तीव्र गति से सीखता है या फिर इंटेलिजेंट बच्चा है, बुद्धिमान है, तो उसकी जो टाइम पीरियड होगा वो थोड़ा सा क्या होगा, पहले होगा। तो जो इन सभी चीज़ों को पहचान करने के लिए वैयक्तिक विभिन्नताओं की पहचान करना क्या है, बहुत आवश्यक है। अब कुछ बिंदुओं के आधार पर हमने इसको समझने का प्रयास किया है कि कैसे हम वैयक्तिक विभिन्नताएं हमारे एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में क्या करती हैं, योगदान देती हैं। पहला है छात्र वर्गीकरण की नवीन विधि। छात्रों को जब भी हम शिक्षण कार्य करते हैं तो हमारा ये ध्यान रहता है कि हम बालकों को क्या करते हैं, कुछ समूह में अगर कुछ कार्य करवा रहे हैं तो हम इसके माध्यम से वैयक्तिक भिन्नताओं को जब हमने समझा तो हमने जाना कि हम किस प्रकार से छात्रों का वर्गीकरण करें। छात्र वर्गीकरण की नवीन विधि, तो इसमें दो प्रकार की विधियां आती हैं, हेट्रोजीनियस एंड होमोजीनियस। तो जो भी हम शिक्षण कार्य करा रहे उसमें हमें किस प्रकार के ग्रुप का निर्माण करना चाहिए, वो हेट्रोजीनियस होने चाहिए या होमोजेनियस होने चाहिए। तो ये वैयक्तिक विभिन्नताओं के आधार पर हम इसको क्या कर पाते हैं, इनको समझ पाते हैं। तो हमारे जो समूह होने चाहिए वो हेट्रोजीनियस समूह होने चाहिए। जब हम बच्चों से ग्रुप में कार्य करवाते हैं तो हमारे समूह कैसे होने चाहिए, हेट्रोजीनियस होने चाहिए। यानी कि जो उसमें विभिन्न क्वालिटी के या विभिन्न क्षमता वाले, ये नहीं कि आपने एक जैसे क्षमता वाले बच्चों को एक साथ रख दिया। कुछ गतिविधियां ऐसी होती हैं जहाँ पर हमें होमोजीनियस ग्रुप भी बनाने होते हैं, यानी कि सभी जो बुद्धिमान बालक हैं उनको एक साथ। तो आपके कार्य के अनुसार आप किस प्रकार का कार्य उन्हें दे रहे हैं उसके आधार पर हम क्या करते हैं, कुछ समूह का निर्माण करते हैं। जब हम बच्चों को इस प्रकार की लर्निंग करवाते हैं, कंस्ट्रक्टिव लर्निंग करवाते हैं, या फिर ह्यूरिस्टिक लर्निंग करवाते हैं, जहाँ पर बच्चे स्वयं के आधार पर क्या करते हैं, सीखने का प्रयास करते हैं। तो अगर हम इस प्रकार का जब समूह का हम निर्माण करते हैं तो किस प्रकार के समूह हमें बनाने चाहिए, क्योंकि अगर डिफरेंट हेट्रोजीनियस समूह का क्या होगा कि जहाँ पर अलग अलग प्रकार के बालक होंगे तो वो एक दूसरे को देखकर क्या होंगे, सीखेंगे या फिर जल्दी अपने को। अगर हम ये करेंगे कि एक जैसा समूह आपने एक साथ बैठा दिया, मीन सभी इंटेलिजेंट बच्चे आपने एक साथ बैठाए हैं, तो वहाँ पर क्या होगा कि वो जो कहीं ना कहीं इन्फीरियोरिटी हम जो कहते हैं कि उनकी भावना भी उसमें क्या होती है, आ सकती है। तो किस प्रकार से हमें समूह का निर्माण करना है इसका भी हम ध्यान रखते हैं। और कुछ कार्यों में हो सकता है कि हमें होमोजीनियस ग्रुप भी बनाने पड़ते हैं। तो इस वैयक्तिक विभिन्नताओं की अगर आपको जानकारी होगी, ज्ञान होगी, तो आप इस प्रकार के समूहों का निर्माण आसानी से कर सकते हैं। कि कक्षा का नेक्स्ट है, कक्षा का आकार क्या होना चाहिए। वैयक्तिक विभिन्नताओं को हम ध्यान में रख, अगर आपके कक्षा में बहुत ज़्यादा वैयक्तिक विभिन्नता है तो हमको क्या करना होगा, कक्षा का आकार क्या करना होगा, छोटा करना होगा। अगर आपके कक्षा में क्या है, औसतन बच्चे हैं, तो हो सकता है कि आप क्या कर सकते हो, आपकी कक्षा का आकार, तो कक्षा का आकार छोटा होगा या बड़ा होगा, यह भी हमारी वैयक्तिक विभिन्नता पर क्या करता है, निर्भर करता है। व्यक्तिगत शिक्षण विधि, किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति को भी हम क्या करते हैं, शिक्षण का कार्य करवा सकते हैं। तो व्यक्तिगत शिक्षण विधि का भी
जो क्या करती है, इसमें भी क्या कर रहा है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं ने योगदान दिया है कि हमें एक व्यक्तिगत शिक्षण कार्य करना है। तो किस प्रकार से हम व्यक्तिगत शिक्षण करेंगे, किस प्रकार से एक बालक को उसकी योग्यताओं के आधार पर, उसकी क्षमताओं के आधार पर हमको किस प्रकार से शिक्षण करना है, किस प्रकार की हमारी मेथड होनी चाहिए, किस प्रकार से हम उसमें टीचिंग एड्स को हेल्प कर सकते हैं। तो व्यक्तिगत शिक्षण विधि के भी हमें क्या करती है, यह सिखाती है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का जब हमें क्या होता है, ज्ञान होता है। शिक्षण विधियों में परिवर्तन करना, अगर आपकी कक्षा में सभी इंटेलिजेंट बच्चे हैं, सभी बहुत अच्छे बच्चे हैं, उनका स्तर सभी अच्छा है, तो हमारी जो गतिविधियों का स्तर होगा उस वक्त क्या होगा, उच्च होगा। यानी फिर यदि अगर आपकी जो कक्षा में क्या है, बहुत जो निम्न स्तर के भी बच्चे हैं, तो आपकी जो टीचिंग का मेथड होगा वह क्या हो सकता है, वह फिर थोड़ा डिफरेंट होगा। तो शिक्षण विधियों में परिवर्तन, किस प्रकार से हमें अपनी टीचिंग मेथड में डिफरेंट रखना है, उसको हाई लेवल का रखना है या फिर उसको एक मीडियम लेवल में रखना है, या फिर उसको हमको बहुत ज़्यादा ग्राउंड लेवल पे जाकर क्या करना है, समझाना है। तो शिक्षण विधियों में किस प्रकार से परिवर्तन करना है, इसके लिए आपको व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझना बहुत ज़रूरी होता है। गृह कार्य की नवीन अवधारणा, गृह कार्य किस प्रकार से देना है कि हम होम असाइनमेंट देते हैं बच्चों को। अगर किसी डल बच्चे को आपने होम सेम असाइनमेंट दिया है, तो अलग अलग हो सकता है कि हमें क्लास में बच्चों को अलग अलग तरह का होमवर्क भी देना पड़ सकता है। तो यह भी कि किस प्रकार से हमें होमवर्क देना है, कि क्या हमारे होमवर्क में अलग अलग भी होना चाहिए। जो अगर अच्छे बच्चे हैं उनके लिए, जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं उनके लिए किस प्रकार का होमवर्क होना चाहिए, जो थोड़ा कम बच्चे हैं, जिनका IQ लेवल कम है या फिर इंटेलिजेंस लेवल कम है, उनका हमारा किस तरह से होमवर्क होना चाहिए। तो गृह कार्य की नवीन अवधारणा को भी जन्म दिया है किसने, व्यक्तिगत विभिन्नताओं, क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें क्या होनी चाहिए, होमवर्क में भी हमारा क्या होना चाहिए, अंतर होना चाहिए। बालकों की विशेष रुचियों का विकास, यदि आपको बालकों की रुचियों को, उनके इंटरेस्ट को और अधिक डेवलप करना है, तो आपको व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान होना क्या है, बहुत ज़रूरी है। तो इसके आधार पर ही हम बच्चों के इंटरेस्ट को जान सकते हैं, उनकी योग्यताओं को, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर उनकी इंटरेस्ट को, उनकी योग्यताओं को आप क्या कर पाएंगे, उनकी क्षमताओं को आप क्या कर पाएंगे, पहचान पाएंगे। तो अगर वो किसी उसका इंटरेस्ट फील्ड में वो बहुत अच्छा कर पा रहा है, तो उसको डेवलप करने के लिए व्यक्तिगत विभिन्नताओं का होना भी क्या है, बहुत आवश्यक है। पाठ्यक्रम का विभिन्नीकरण, तो पाठ्यक्रम में कि किस प्रकार से पाठ्यक्रम को हमको रखना है, पाठ्यक्रम, क्योंकि एक कक्षा के अंतर्गत हम दोनों प्रकार के बालकों को क्या करते हैं, विभिन्न व्यक्तिगत विभिन्नता वाले बालकों को क्या करते हैं, उनको पढ़ाते हैं। तो किस प्रकार से जो पाठ्यक्रम इस प्रकार का हो कि उसमें जो अगर बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चा हो तो उसके आधार पर भी उसमें क्या हो, कुछ एक्टिविटी हो, कुछ इस प्रकार से जो हम ये कहते हैं हायर ऑर्डर थिंकिंग के क्वेश्चन आते हैं आजकल, है ना, HOT हॉट करके बच्चे उसे बोलते हैं, तो वो उन क्वेश्चन को कौन सॉल्व कर पाएगा, जो सिंपल एक्सरसाइज है उनको कौन सॉल्व कर पाएगा। तो किस प्रकार से पाठ्यक्रम में भी हमको इन सभी चीज़ों को ध्यान रखना है कि अगर आपकी क्लास में कोई इंटेलिजेंट बच्चा है तो वो भी उसको आसानी से अपना काम कर पाए, और जो अगर वो कम बच्चा है, बहुत बार आपने देखा होगा कि जो प्रैक्टिस बुक होती हैं या फिर जो चैप्टर हैं उनके पीछे जो एक्सरसाइज होते हैं वो बहुत ईजी भी होते हैं। कुछ एक्सरसाइज ऐसी होती हैं जो बहुत ईजी होती हैं, क्योंकि उसे इसी तरह से उसे बनाया गया है कि उनको दोनों प्रकार के बच्चे जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं आपकी कक्षा में है वो क्या हो, उनमें किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। तो इसके कारण क्या होता है, पाठ्यक्रम में विभिन्नीकरण में देखा जाता है। शारीरिक दोषों की ओर ध्यान, कोई इसी प्रकार की अगर शारीरिक पक्ष से कोई अंतर अगर आपको अपनी कक्षा में दिखाई देता है, तो उनकी तरफ को भी हमको क्या करना है, ध्यान देना है। जैसे कि उनके बैठने की प्रॉपर क्या हो, सिटिंग अरेंजमेंट प्रॉपर हो, जैसे कि हमने बात करी थी कि कक्षा में लाइट की अगर प्रॉपर व्यवस्था, अगर किसी को अगर आइज से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उसको आप फ्रंट में बैठाएं, या फिर जहाँ से रोशनी प्रॉपर मिल पा रही वहाँ पर बैठाएं, या फिर जो अगर किसी प्रकार से फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो उसके लिए आने की व्यवस्था हो। तो शारीरिक दोष, अगर फिजिकल
रूप से कोई क्या है कुछ अंतर है उनको भी हम क्या कर पाएँ, दूर कर पाएँ, इन समस्याओं को भी हम क्या कर पाते हैं, दूर कर पाते हैं। उद्देश्यों के निर्धारण में सहायक, यानी उनके आधार पर आपको किस प्रकार के ऑब्जेक्टिव्स आपको लिए तैयार करने हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता में क्या होता है कि हमारे उद्देश्य दोनों के लिए थोड़ा बहुत क्या हो सकते हैं, अंतर होता है। क्योंकि जो एक हायर ऑर्डर का बच्चा होगा, हाई लेवल का अगर स्टूडेंट है हायर इंटेलिजेंस के लिए, तो उसके लिए हमारे ऑब्जेक्टिव थोड़ा डिफरेंट हो सकते हैं, क्योंकि उसके लिए क्या हमारे पास क्या है, नए चैलेंजेस हो सकते हैं उसको पढ़ाने के लिए या फिर उसकी जो बुद्धि है उसका प्रयोग करने के लिए। तो हमारे ऑब्जेक्टिव, हम अपनी एक जो शिक्षा है उसके उद्देश्यों को भी किस प्रकार से, क्योंकि हमें अधिक से अधिक विकास करना है, चाहे वो क्या है, अगर वो लो लेवल का बच्चा है तो उसको भी उसके योग्यताओं के आधार पर जितनी उसमें क्षमता है उसके आधार पर हमको उसका क्या करना है, विकास करना है। तो यह क्या करता है, उद्देश्यों के निर्धारण में भी हमको क्या करता है, सहायता करता है, निर्देशन में सहायक। इसी प्रकार से आप एक हाई लेवल के बच्चे को भी प्रॉपर गाइडेंस कर सकते हो, और अगर जब आपको क्या होंगी, व्यक्तिगत विभिन्नता का ज्ञान होगा, तो एक इंटेलिजेंट बच्चे को भी आप क्या कर सकते हो, अच्छे से गाइड कर सकते हो। और एक क्या है, अगर वो किसी प्रकार से अगर उसमें क्या है, बुद्धि का स्तर कम है या फिर का कार्य क्षमता कम है, तो उसके आधार पर भी आप उसको क्या कर सकते हो, निर्देशन कर सकते हो। तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर हम क्या करते हैं, उनकी विभिन्न योग्यताओं और कौशलों को क्या करते हैं, उनकी पहचान कर पाते हैं, किस प्रकार से वो उनका विकास करेंगे, और इसी के आधार पर हम उनके विकास को क्या कर पाते हैं, दिशा भी दे पाते हैं। तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं का परिणाम होता है कि किस प्रकार से हमें बच्चों का वर्गीकरण करना है, कक्षा का आकार क्या रखना है, शिक्षण विधि क्या होगी, पाठ्यक्रम को हम किस प्रकार से डिफरेंस रखना है, हमने पाठ्यक्रम में बहुत सारी विभिन्नता को रखना है ना, कि सरल चीज़ें भी उसमें हैं, कठिन चीज़ें भी उसमें हैं, गृह कार्य में भी हम क्या कर सकते हैं, अंतर कर सकते हैं। बच्चों की रुचियों को भी हम क्या कर सकते हैं, ध्यान रखते हैं। किसी प्रकार का शारीरिक दोष है तो उनको हम क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। और बच्चों की योग्यताओं के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, उद्देश्यों का निर्धारण भी कर सकते हैं। तो इन सभी बातों को हमने जाना कि व्यक्तिगत विभिन्नता की क्या महत्वता है शिक्षा के क्षेत्र में। तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं के शैक्षिक अनुप्रयोग को हमने समझा, और इनके कारणों को भी हमने जाना कि व्यक्तिगत विभिन्नताएं क्या होती हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।